आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, है ना? और बहुत सारे मज़े कर रहे होंगे जहाँ भी हैं वहाँ पर। आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं कि हम आपकी ही कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन के अध्याय 9 की बात करने वाले हैं। क्या है अध्याय 9 का नाम? अध्याय 9 का नाम है डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस रोचक सफ़र को और देखते हैं कि क्या कुछ खास है हमारे आज के इस वीडियो में, इस अध्याय में हमारे जानने के लिए, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखिए क्या लिखा है। लिखा है पहाड़ पर चढ़ने का कैंप, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तर काशी। मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। जब मुझे ऐसा लगेगा कि यहाँ पर रुककर आपको कुछ समझाना है, वहाँ पे मैं समझाऊंगा भी, ठीक है ना? तो मैं पढ़ना शुरू करूँ? चलिए ठीक है, करते हैं। पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए हम सब इकट्ठे हुए थे, बड़ी उमंगों के साथ। कैंप में केंद्रीय विद्यालयों से आई करीब 20 टीचर थी, जिनमें से एक मैं थी। बाकी महिलाएं बैंक और दूसरी संस्थाओं से थी। आज कैंप का दूसरा दिन था। सुबह जैसे ही बिस्तर से नीचे पैर रखे तो दर्द से मेरी चीख निकल गई। एक ही दिन में पहाड़ी सकरे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर 26 किलोमीटर चलना, वह भी कमर पर सामान से भरा हुआ पिट्ठू बैग लेकर। बाप रे, कल का वह दिन! मैं आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे चलकर एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में जा पहुंची। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मुझे उनसे क्या क्या कहना है जिससे ट्रैकिंग पर न जाना पड़े। तभी पीछे से उनकी भारी सी आवाज़ सुनाई पड़ी। मैडम, नाश्ते के समय आप यहाँ क्या कर रही हैं? हरी अप, वरना भूखे ही ट्रैकिंग पर जाना होगा। सर सर, मेरे आगे के शब्द मेरे मुंह में ही रह गए। पैरों में छाले पड़े हैं, चल नहीं सकती, यही कहना चाहती हैं ना आप? सर कहते हैं कि पैरों में छाले पड़े हैं, चल नहीं सकती, यही कहना चाहती है ना आप? तो मैं कहती हूँ, जी सर। यह कोई नई बात नहीं है, जल्दी तैयार हो जाओ। मैं मुंह लटकाए चल दी तैयार होने के लिए। अभी मुड़ी ही थी, फिर उनकी आवाज़ सुनाई दी। सुनिए मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर रहेंगी। किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होने पर आपको उनकी मदद करनी होगी। पहाड़ों पर लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, यह सब आपको सबको बताया जा चुका है। अब बताओ, क्या तुमने कभी पहाड़ देखे हैं? पहाड़ों पर चढ़े हो? कब और कहाँ? तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक ऐसे क्षेत्र में रहता हूं जो कि बैतूल ज़िले के अंतर्गत आता है और मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर पचमढ़ी के पहाड़, सतपुड़ा के पहाड़ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कई बार मेरा जाना हुआ है, ठीक है? तुम एक ही बार में पैदल कितनी दूर तक चले हो? तो मैं एक ही बार में पैदल चला हूँ 13 किलोमीटर तक। कितना चल सकते हो? मुझे लगता है उतना ही, उससे ज़्यादा मैंने चल कर नहीं देखा। आगे है, कल्पना करो पहाड़ों पर चढ़ने के रास्ते कैसे कैसे होते होंगे, चित्र बनाओ। तो ये तो आप भी जानते हैं कि चित्रकार मैं और आप में से अगर कोई है तो वो आप ही हैं। भाई मुझे तो चित्रकारी बिल्कुल नहीं आती, ये तो आप भी जानते हैं, है ना? और आप तो ठहरे बहुत अच्छे चित्रकार, तो आप चित्र ज़रूर बनाइएगा, है ना? अब इसके बाद में है एक बड़ी जिम्मेदारी। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। एक बड़ी जिम्मेदारी। ग्रुप लीडर को जो बातें बताई गई थी, सबसे पहली बात ये थी बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। दूसरी ये थी पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। तीसरी थी जो चल न पाए उसे हाथ पकड़ कर चढ़ाना। चौथी थी रुकने के लिए जगह ढूंढना। पांचवी थी साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। और आगे की है सबके खाने पीने का इंतज़ाम देखना। और सबसे बड़ी बात तो यह कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सज़ा भुगतने को तैयार रहना। मैं समझ गई कि यहाँ का अनुशासन अपने आप में अलग ही है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सज़ा है या मज़ा। अब ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7 में असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों की लड़कियों में मैं अकेली ही केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। इन सभी से मिलना मुझे अच्छा लगा।
किसी भी लड़की को ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती थी। मुझे आज भी दुख है कि मैं मिज़ोरम की खूनदोंबी से एक बार भी बात नहीं कर पाई। उसे केवल मीज़ो भाषा ही आती थी, लेकिन फिर भी हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े रहे। अब बताओ, ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों के बारे में तुम क्या सोचते हो? भाई मैं तो सोचता हूँ कि कितनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, है ना? अगर तुम्हें ऐसे कैंप में लीडर चुना जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? भाई मुझे तो खुशी भी होगी और साथ ही साथ डर भी लगेगा। फिर है, तुम्हारी कक्षा में मॉनिटर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? तो सबकी कक्षा में अलग अलग होती है। वैसे मेरी क्लास के जो मॉनिटर थे उनकी जिम्मेदारी तो बड़ी आसान थी। जो कुछ बोले, जो कोई बात करे, उसका नाम उन्हें टीचर को बताना होता था। कहने का मतलब है अनुशासन बना के रखना होता था। कोई बात ही नहीं करता था। वो अपनी पढ़ाई करते थे और हम सब भी अपनी अपनी। क्या तुम मॉनिटर बनना पसंद करोगे और क्यों? तो भाई मैं कहूँगा कि मैं मॉनिटर बनना ज़रूर पसंद करूँगा, और इसीलिए करूँगा क्योंकि मैं जब मॉनिटर को देखता हूँ तो मेरा बड़ा मन करता है कि मैं भी अपने क्लास के स्टूडेंट्स से कहूँ कि कृपया अनुशासन बनाए रखें, आप आवाज़ ना करें, नहीं तो मैं टीचर को आपका नाम बता दूँगा, वगैरह वगैरह। आगे है जब नदी पार की। अब आगे की सफ़र की कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। तारीख है 5 फरवरी और सन है 1984। जब नदी पार की। रोज़ की तरह सभी को नाश्ते में सुबह विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला, और ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए सुबह सभी का मेडिकल चेकअप होता। पट्टियाँ बांधते और दर्द की मरहम मलते हुए हम रोज़ एक एक दिन गिनते। करीब 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग यानी चढ़ने के बाद हम नदी के पास थे। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक मोटा मजबूत रस्सा बंधा था। इसे दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिटॉन यानी खूंटों से मजबूती से बांधा था। मन में अजीब सी बेचैनी थी। पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा था कि कहीं रस्सा खुल गया तो, ये हुक उखड़ गए तो। मैं मन ही मन नदी की चौड़ाई आंक रही थी। हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, उसमें स्लिंग एक तरह का हुक होता है वो डाला, और उस स्लिंग को नदी पर बंधे मोटे रस्से में डाला। बर्फीले पानी में छप 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 करते हुए वे नदी के पार थे। उस तेज बहाव वाले पानी में उतरने को कोई तैयार नहीं था। सभी एक दूसरे को पहले जाने को कह रहे थे। मैं भी लाइन में सबसे पीछे सबकी नज़र से बचते हुए जा खड़ी हुई। तभी प्रशिक्षक हुक और रस्सी लेकर मेरे पास आके खड़े हुए। मैं आई हुई मुसीबत को समझ गई। बचाव का कोई रास्ता न था। मैं नदी में उतरने को तैयार तो हो गई, पर साहस नहीं जुटा पा रही थी। सर मेरे मन की हालत को समझ रहे थे। वे जोर से बोले, 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम। इसके साथ ही किसी ने हल्के से मुझे पानी में धकेल दिया। लगा पैर शून्य हो गए। मैं कांपने लगी। किट 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 मेरे दांत बज रहे थे। मैं रस्सा पकड़कर पैर जमाते हुए चल रही थी। किनारे पर तो पानी कम था, पर धीरे धीरे पानी मेरी गर्दन तक पहुंच गया। नदी के बीचों बीच ज़मीन पर मेरे पैर टिक नहीं रहे थे, फिसल रहे थे। डर, घबराहट और ठंड के मारे मेरे हाथ से रस्सा छूट गया। मैं ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा अब तो बह जाऊंगी, पर नहीं, मैं तो हुक के सहारे रस्से से बंधी हुई पानी पर पड़ी थी। रस्सा पकड़ो की आवाज़ें मुझे सुनाई दी। फिर हिम्मत करके मैंने रस्सा पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हिम्मत बटोरती आखिरकार मैं किनारे पर पहुंच गई। नदी से बाहर निकलते ही मुझे एक खास खुशी का एहसास हुआ। खुशी एक जोखिम भरा काम कर पाने की। अब किनारे पर खड़ी मैं बाकी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर रस्सा कस कर पकड़ने की सलाह दे रही थी। जोखिम से जूझने के बाद जो विश्वास और साहस मुझे मिला, ये उसी का परिणाम था। अब आगे लिखा है, पता करो और लिखो। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? रस्सी और हुक का इस्तेमाल किसी और चीज़ में होते देखा है? अगर हाँ तो कहाँ? उड़न खटोले में मैंने देखा है। पहाड़ी नदी पार करने के लिए हम और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बताइएगा, है ना? पहाड़ों पर ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि आसानी से हम थक न जाएं, है ना भाई? जब हम चढ़ते हैं, ऊपर की ओर चढ़ते हैं, ऐसे में हो सकता है ऑक्सीजन लेवल भी कम हो। शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। क्या तुमने कभी किसी से जोखिम भरे काम के बारे में सुना है? और वो क्या है, ये आप ज़रूर बताइएगा। आगे है
रॉक क्लाइंबिंग यानी चट्टानों पर चढ़ना। 15 किलोमीटर चढ़कर हमें टेकला गांव पहुंचना था। ये गांव लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर था। खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान पिट्ठू बैग में लिए हम टेकला में खड़े थे। सीढ़ीदार खेतों में मौसम के अनुसार फल और सब्जियां उगी थी। सामने की एक बड़ी बिल्कुल सपाट लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़कर रस्सों के साथ खड़े थे। हमें बताया गया था कि चट्टान पर पहले पैर और हाथ जमाने की मजबूत जगह पहचान लें। आज मेरा मन पीछे हटने को नहीं था। मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। तभी हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, स्लिंग डाला और नीचे लटकता मोटा रस्सा पकड़कर चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। मुझे लगा वे उस चट्टान पर दौड़ रहे थे। मैंने भी स्लिंग डालकर चट्टान पर पैर बढ़ाया, लेकिन पैर बढ़ाते ही मैं फिसली और उस रस्से से झूलने लगी। 90 अंश का कोण बनाते हुए चलो, आवाज़ आई। कमर सीधी रखो, आगे मत झुको। मैंने एक बार फिर अपने कदम आगे बढ़ाए। चट्टान को ज़मीन मानकर मैं उस पर सीधी चढ़ने लगी। अभी वापस उतरना बाकी था, जिसे पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। एक बार फिर मैं बेझिझक हो निडरता से चट्टान से नीचे उतरने को खड़ी थी। एक मज़ेदार घटना हुई, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? उससे पहले कुछ प्रश्न दिए हैं। आप ध्यान रखेंगे कि इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, कि जैसे क्या तुम कभी पेड़ पर चढ़े हो, कैसा लगा, पेड़ पर चढ़ते हुए तुम्हें डर लगा या नहीं लगा, क्या कभी गिरे, क्या तुमने कभी किसी को छोटी दीवारों पर चढ़ते देखा है, दीवार पर चढ़ने और ऊंची चट्टान पर चढ़ने में तुम्हें क्या अंतर लगता है। ऐसे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको देना होगा। अब वो मज़ेदार घटना क्या है, समझिए। शाम हो चली थी। खोनदोनबी को भूख लगी थी और हमारा खाने का सामान भी खत्म था। मेरे देखते ही देखते वह कंटीली तारें पार करके एक बगीचे में घुस गई। वहाँ से वह 2 बड़े बड़े पहाड़ी खीरे तोड़ लाई। तभी पीछे से एक पहाड़ी महिला ने उसका बैग पकड़ लिया। अपनी भाषा में वह खोनदोनबी से कुछ कह रही थी। उसकी पहाड़ी भाषा हमारी समझ से बाहर थी। खोनदोनबी बीच बीच में मीज़ो भाषा में कुछ जवाब देती जो हमें समझ न आता। मैं उन दोनों को हिंदी में कुछ समझाती, लेकिन किसी को भी किसी की बात समझ नहीं आ रही थी। आखिर हाव भाव से मैंने उस महिला को समझाया और गलती मानी। इतनी देर में सारा ग्रुप बहुत आगे निकल चुका था। अंधेरा हो चुका था और मुझे लगा हम गलत रास्ते पर बढ़ रहे थे। हम बहुत घबरा गए। टॉर्च से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हमने घबरा कर हाथ पकड़ लिए। ठंड में भी मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कहाँ हो तुम सब? पहाड़ों पर मेरी आवाज़ गूंजने लगी। हमने ज़ोर ज़ोर से सीटियां बजानी शुरू की और टॉर्च से रोशनी की। तब तक शायद ग्रुप को पता चल चुका था। जवाबी सीटियां बजने लगी। हम उस संकेत को समझ गए। टॉर्च जलाए हुए, हाथ पकड़े, पसीने से तरबतर हम वहीं अपनी जगह खड़े हो गए। खोनदोनबी को लगा कि हमें कुछ न कुछ बोलते रहना चाहिए। उसने मीज़ो भाषा में ज़ोर ज़ोर से कोई गीत गाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में हमें ग्रुप मिल गया। तब जाकर हमारी जान में जान आई। अब आगे लिखा है, बताओ क्या तुम्हारी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है जिसे तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आती या जिसकी भाषा तुम समझ नहीं पाते? ऐसे में तुम क्या करते हो? तो भाई मेरी कक्षा में तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है। फिर आगे, क्या कभी तुम भी रास्ता भूले हो? तब तुमने क्या किया? तो मैं रास्ता तो नहीं भूला, लेकिन एक बार मैं अपने घर जाने के लिए निकला था और किसी अलग ही धुन में था और अपने दोस्त के घर पहुंच गया था। मैं कोचिंग से निकला था। फिर आगे है, खोनदोनबी ने ऐसी स्थिति में ज़ोर ज़ोर से गीत क्यों गाया होगा? इसलिए क्योंकि उसे लगा कि शायद वो गीत गाती रहेगी तो उसकी आवाज़ का इशारा समझकर उसका ग्रुप उसे जल्दी ही ढूंढ लेगा। क्या डर से उभरने के लिए तुमने किसी और को कुछ खास करते हुए देखा है? क्या और कब? मैंने अपने दोस्त को एक बार अंधेरे रास्ते पर चलते हुए भगवान का नाम लेते हुए देखा था। वो डर रहा था। फिर आगे है, एक ख़ास मुलाकात। समझिए, रात को खाने के बाद हमें एक ख़ास मेहमान से मिलवाया गया। वे थी बछेंद्री पाल। उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चुना गया था। वे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने आई थी। उस खुशी के माहौल में सभी गा बजा रहे थे। बछेंद्री भी एक मशहूर पहाड़ी गीत गाते हुए नाचने लगी। बेडू पाको 12 मासा, काफल पाको चैता मेरी छैला,
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यह बेचेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने का इतिहास रचेंगी। फिर समय है 18 फरवरी सन 1984। कैंप। हम अब लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे। हमें रात को यहीं रुकना था। हम अपना अपना टेंट लगाने की कोशिश में लगे थे। टेंट लगाने के लिए और बिछाने के लिए हमारे पास प्लास्टिक की 2 तह वाली शीट थी, जिसमें हवा रुकी रहती है और ठंड नहीं आती। हमने खूंटे गाढ़े और टेंट बांधने शुरू किए, पर यह क्या, एक तरफ से बांधते तो दूसरी तरफ से उड़ जाता। बड़ी मुश्किल से टेंट लगे। फिर हमने टेंट के चारों तरफ नाली खोदी। अब हम सभी भूख से बेहाल थे। हमने पत्थरों से चूल्हा बनाया, लकड़ियाँ इकट्ठी करके चूल्हा जलाया और खाना पकाया। खाना खाकर छिलके और कूड़ा एक पैकेट में इकट्ठा किया और जगह साफ़ की। सोने के लिए हम स्लीपिंग बैग में घुस गए। हमारे स्लीपिंग बैग की तहों में पंख भरे हुए थे, जिनसे गर्मी रहती है। मैं सोच रही थी कि क्या इसमें मैं सो पाऊंगी, लेकिन हम इतने थके हुए थे कि स्लीपिंग बैग में घुसते ही नींद आ गई। सुबह जागे तो बर्फ़ गिर रही थी। सफ़ेद सफ़ेद रुई के कतरों की तरह थी बर्फ़। वाह, देखते ही मज़ा आ गया। पेड़ पौधे, घास, पहाड़ सभी कुछ सफ़ेद दिख रहे थे। आज हमें बर्फ़ पर और ऊपर लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ना था। ऊपर चढ़ने के लिए हमें छड़ियाँ दी गई। हम छड़ी के सहारे पैर जमा जमा कर बढ़ रहे थे। बार बार पैर फिसल रहे थे। दोपहर होते होते हम बर्फ़ से ढके पहाड़ों पर थे। वहाँ हमने स्नोमैन बनाया और बर्फ़ के गोले से भी खेले। कैंप का आखिरी दिन। कैंप फायर। आग जलाने की तैयारियां चल रही थी। सभी ग्रुप अपना अपना प्रोग्राम तैयार करके आए थे। खाने के बाद आग के चारों तरफ नाच गाना, चुटकुले, हंसी मजाक में कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। तभी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे और उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने सोचा कि आज आखिरी दिन भी कोई गड़बड़ हो गई है, पर उन्होंने जब बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मेरे नाम की घोषणा की तो मैं अवाक उन्हें देखती रह गई। ब्रिगेडियर साहब का आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पर था और मेरी आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे। अब चर्चा करनी है हमें कि पहाड़ पर टेंट के चारों तरफ नाली क्यों खोदी गई होगी, और पर्वतारोहण की तरह और कौन कौन से काम हैं जिन्हें एडवेंचर कहा जाता है और क्यों, है ना। तो देखिए, पहाड़ पर टेंट के चारों तरफ नाली खोदने के पीछे का क्या कारण है, ये आपको पता कर कर लिखना है, ठीक है ना। कहाँ पर लिखेंगे आप? अपनी कॉपी में। और अगर आपको पता चल जाए कारण तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना, कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी क्या करें, इस चैप्टर को, इस वीडियो को देखें और उन्हें भी ये पसंद आए। बाकी आपसे मेरी फिर जल्दी मुलाकात होगी अगली नए वीडियो में, नई जानकारी और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।